फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्या होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसके बारे में देखेंगे। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जैसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी सॉइल पर लोड अप्लाई करते हैं, जब सॉइल पर लोड आता है तो सॉइल मास के अंदर क्या होता है, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और इस शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, उसका वैल्यू भी चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेयर स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एकदम कंटिन्यूस बढ़ते चला गया, ऐसा नहीं होता है। इसका एक लिमिट होता है। उस लिमिट पर जब ये शेयर स्ट्रेस पहुंचेगा, उसके बाद अगर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तब क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, सॉइल का शेयर डिफॉर्मेशन हो जाता है और हम लोग बोलते हैं कि सॉइल अब फेल कर चुका है। तो यानी कि जब शेयर स्ट्रेस एक लिमिट से एक्सेस बढ़ता है, एक लोड हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा लगाते हैं, जिस लिमिट तक वो सह सकता है तो सही है हमारा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जब लोड अप्लाई करते हैं हम लोग सॉइल पर, तो क्या होता है, शेयर डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ये फेलवर जो है सॉइल का, ये फॉलोइंग फॉर्म में हो सकता है, या तो सिंकिंग ऑफ ए फुटिंग, किसी फुटिंग का सिंक कर जाना। सिंक का मतलब क्या होता है, सेटल कर जाना, या तो ग्राउंड में उसका सेटल कर जाएगा, ज़्यादा बैठ जाएगा वो। या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ ए वेज ऑफ सॉइल बिहाइंड ए रिटेनिंग वॉल, किसी रिटेनिंग वॉल के पीछे अगर कोई सॉइल है या सॉइल रहता ही है तो हो सकता है कि उसको सॉइल बेज मूव कर जाए, ये भी हो सकता है। या फिर तीसरे फॉर्म में ये भी हो सकता है कि किसी मूवमेंट स्लाइड ऑफ इन एन अर्थ एम्बैंकमेंट, किसी अर्थ एम्बैंकमेंट में स्लाइड भी पॉसिबल है। तो देखते हैं थोड़ा फिगर बना करके हम लोग कैसे कैसे फेलवर हो सकता है। तो मान लेते हैं ये कोई क्या है, ग्राउंड है और यहाँ पर हमारा फुटिंग है। ये ग्राउंड सरफेस है और ये क्या बना हुआ है, फुटिंग एक बना हुआ है ऐसा। और इस फुटिंग पर क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं ये लोड क्या है, क्यू। तो जब हम लोग लोड क्यू जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इस सॉइल के अंदर यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये जो हमारा सॉइल मास हम लोग देख रहे हैं, इस सॉइल मास के अंदर बेसिकली इस फुटिंग के नीचे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। और जैसे जैसे इस लोड का वैल्यू हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे तो शेयर स्ट्रेस इसके नीचे बढ़ते चला जाएगा। और सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, यहाँ पर फेलवर हो जाएगा। फेलवर होने का मतलब क्या है, ये फुटिंग हो सकता है नीचे बैठ जाए, सेटल कर जाए, ऐसा हो जाए। हो सकता है ये पोर्शन नीचे चला जाए, ऐसा जो यहाँ था ये यहाँ आ जाए। तो इस चीज़ को, और ये वाला जो पोर्शन था वो भी यहाँ पर चला है, ऐसा। तो ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, डाउनवर्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिंकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग बोलते हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं यहाँ कि सॉइल मास का सिंकिंग हो चुका है, सॉइल मास का नहीं, फुटिंग का सिंकिंग ऑफ ए फुटिंग, ऐसा बोल सकते हैं। ये फुटिंग यहाँ पर क्या हो चुका है, सिंक हो चुका है, मतलब बैठ गया है, सेटल हो गया है। या फिर और भी फेलवर कैसे हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई रिटेनिंग वॉल है, ये ऐसा कोई ये रिटेनिंग वॉल है और रिटेनिंग वॉल के पीछे यहाँ पर ये सॉइल है, सॉइल सरफेस यहाँ पे भरा हुआ है, इधर क्या है, सॉइल। इस चीज़ को, जो रिटेनिंग वॉल के पीछे जो सॉइल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकफिल। दिस इज नोन एज बैकफिल, ये बैकफिल हो। तो ये जो बैकफिल है, ये वॉल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। ये फोर्स ऐसा लगाएगा, इसका टेंडेंसी हुआ कि वॉल को हम इधर मूव कराएं, सॉइल ये इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे ही सॉइल, ये वॉल का आउटवर्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ इस पोर्शन में जो सॉइल है, ये पोर्शन सॉइल, ये क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है ये अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल से दूर की तरफ। इसको हम लोग आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड ऐसे। तो ये जो पोर्शन है, इस ट्रायंगुलर पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज ऑफ सॉइल। दिस इज नोन एज वेज ऑफ सॉइल, वेज ऑफ सॉइल। तो ये जो वेज ऑफ सॉइल हम लोग देख रहे हैं, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, आउटवर्ड मूव कर सकता है, ये शेयर स्ट्रेस के कारण। अब जब यहाँ पर इस सॉइल बेज का जो हमारा क्या है, ये सेल्फ वेट है, लोड है यहाँ पर सेल्फ वेट, और इसके ऊपर जो लोड आता है, उस लोड के कारण क्या होगा, इस सरफेस पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। और जब ये शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा तो रिमेनिंग जो सॉइल पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है सॉइल पोर्शन, ये क्या करेगा, इस सॉइल सरफेस को रोकना चाहेगा। इसको चाहेगा कि इस पोर्शन को हम स्लाइड होने से रोकें, ये नीचे वाला सॉइल, ऐसा इसका टेंडेंसी होगा। तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, इस तरह से ये रेजिस्ट करेगा, मूव करने से इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं,
ये वैल्यू जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस बढ़ते चला जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये जो सॉइल बेस है ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे शियर डिफॉर्मेशन। ये शियर डिफॉर्म हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये हमारा सॉइल का जो रेजिस्टेंस है, सॉइल जो रेजिस्टेंस लगा रहा है इसका एक अपना लिमिट है, वो फिक्स है। उस लिमिट के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उस लिमिट के बाद भी हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है ये सॉइल के कारण जो इस सॉइल बेस को मूव करने से रोक रहा है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, शियर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं शियर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल या शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है, अगर कोई इस तरह से एम्बैंकमेंट है, अर्थ एम्बैंकमेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि ये अर्थ एम्बैंकमेंट है ऐसा, और यहाँ पर कोई लोड आ रहा है, ये कोई लोड है, तो जब ये लोड हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि ये इस तरह से स्लाइड हो जाए, ये पोर्शन इधर चला जाए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लाइड इन एन अर्थ एम्बैंकमेंट। इसी अर्थ एम्बैंकमेंट में स्लाइड पॉसिबल है। ये अर्थ एम्बैंकमेंट है हमारा, अर्थ एम्बैंकमेंट। अर्थ एम्बैंकमेंट हम लोग देखें, ये नदी के ऊपर क्या रहता है, हाईवे बना हुआ रहता है, रोड रहता है, या रेलवे ट्रैक भी होता है, ये हाईवे भी हो सकता है, रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, या फिर ये डैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जब लोड अप्लाई करेंगे तो इसका कुछ पोर्शन ये क्या हो सकता है, स्लाइड कर सकता है। जब ये पोर्शन स्लाइड करेगा तब भी यहाँ पर क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ये चाहेगा रेजिस्ट करने के लिए, ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये क्या है, सॉइल का शियरिंग रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सॉइल का उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ होता है। मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस ये अप्लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो सॉइल का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होता है। सॉइल का शियर स्ट्रेंथ है तो ठीक है, अलग अलग सॉइल होता है, कोई कोहेसिव सॉइल है, कोई कोहेशनलेस सॉइल है। तो वेरियस सॉइल का शियर स्ट्रेंथ का कंपोनेंट क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो मेनली दो कंपोनेंट होता है किसी भी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ का, मेनली दो कंपोनेंट है, एक है कोहेशन और दूसरा क्या होता है, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन। पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट सरफेस पर, वो फ्रिक्शन है। और दूसरा क्या है, पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगता है दैट इज नोन एज कोहेशन, वो कोहेशन। और एक और भी बोल सकते हैं, वो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मिल सकता है सॉइल के कारण, सॉइल पार्टिकल्स के कारण। जब बहुत सारा सॉइल पार्टिकल रहेगा तो सॉइल पार्टिकल आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाए हुए रह सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरलॉकिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग के कारण भी कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन ये इंटरलॉकिंग के कारण जो रेजिस्टेंस मिलता है सॉइल का शियर रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो मेनली अगर कोई हमसे पूछता है कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ का कंपोनेंट क्या होता है, तो मेनली कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होता है। फर्स्ट जो होगा वो इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन, या उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या है, कोहेशन। तो दो तरह का, एक फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला, और दूसरा क्या है, कोहेशन। तो उसको हम लोग देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। तो मेनली हमारा दो कंपोनेंट होता है शियर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का, आई और एक कोहेशन सी। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ या शियरिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो शियरिंग रेजिस्टेंस होता है उसका कितना कंपोनेंट होता है, ऐसे तो तीन कंपोनेंट होता है, लेकिन एक जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग के कारण, पार्टिकल्स का इंटरलॉकिंग के कारण, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक होने के कारण, जब सॉइल पार्टिकल रहेगा बहुत सारा, तो क्या होता है, एक दूसरे से पैक होने के बाद क्या होता है, कुछ बॉन्ड बन सकता है वहाँ पे, एक दूसरे से एडजस्टमेंट होने के बाद। तो उसके कारण क्या होगा, जो रेजिस्टेंस हम लोग को मिलता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग। सेकंड क्या है, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन
between particles सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब बहुत सारा सॉइल पार्टिकल रहेगा और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, मूवमेंट होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कोहेशन। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, कोहेशन। कोहेशन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेशन के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। जैसे सैंड को अगर एग्जांपल लेते हैं तो सैंड में क्या है, कोहेशन नहीं है। उसके कारण क्या है, सैंड का जितना ही पार्टिकल्स होता है सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग कोहेसिव सॉइल को लेते हैं, एग्जाम्पल क्ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, जितना ही पार्टिकल्स रहता है वो आपस में सब एक दूसरे से क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोहेशन है। तो किसी भी सॉइल का जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है या शेयर स्ट्रेंथ है, उसका कितना कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, इंटरलॉकिंग के कारण होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही वीक होता है इसके कारण रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेनली हमारा क्या कितना कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट है। तो अगर कोई पूछता है कि सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ का कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेनली दो कंपोनेंट है। फर्स्ट इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन और सेकेंड क्या, ये कोहेशन। ग्रेनुलर फ्रिक्शन क्या है, पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वो हमारा क्या हो गया, इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन हो गया। और कोहेशन ये क्या है, एक तरह का फोर्स है जो सेम तरह का पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और ये कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो क्या सैंड में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सैंड, उसमें क्या कोहेशन होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सैंड का पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। तो सैंड को हम लोग कोहेसिव सॉइल नहीं बोल सकते, वो क्या होता है, कोहेशनलेस सॉइल होता है। उसको हम लोग आगे भी देखें। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो सॉइल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ये हमारा शेयरिंग रेजिस्टेंस का कंपोनेंट हो गया। सॉइल का शेयरिंग रेजिस्टेंस का कितना कंपोनेंट, तो हम लोग देख चुके हैं। तो एक एंगल ये इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन और दूसरा जो हो गया है कोहेशन। नेक्स्ट अगर हमसे कोई पूछता है कि सॉइल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कभी कहीं भी सॉइल का स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं सॉइल का टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टडी, क्योंकि सॉइल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। अगर हम सॉइल को इस तरह से लेकर के मिट्टी को खींचेंगे तो थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि टेंशन में सॉइल का स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही वीक है, लगभग जीरो, नहीं के बराबर। इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल जहाँ पे होता है, ग्राउंड में हम लोग देखते हैं मिट्टी होता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह से मान के चलते हैं, बिल्डिंग बना हुआ है। तो ये जो हमारा सॉइल है, इसमें कैसा स्ट्रेस आता है, सबसे पहले लोड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये लोड कैसा अप्लाई कर रहे हैं, लोड तो कंप्रेसिव अप्लाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन सॉइल के अंदर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करने पर सॉइल के अंदर क्या होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, कुछ ऐसा सर्फेस बनता है, ठीक है ना, और इस सर्फेस पर क्या होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। इस शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, सॉइल फेल करता है। और जब भी सॉइल फेल करता है तो किस में फेल करता है, शियर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सॉइल हमेशा किस में फेल करता है, ऑलवेज शियर में ही सॉइल फेल करता है। हालांकि उस पर लोड कैसा आता है, कंप्रेसिव लोड, लेकिन वो फेल हमेशा शियर में ही करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, कूलम्ब थ्योरी एक है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं मोड, और एक मोड कूलम्ब थ्योरी भी पढ़ना है। तो पहले थोड़ा मोड सर्किल के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कूलम्ब थ्योरी देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मोड स्ट्रेस सर्किल, कि ये मोड स्ट्रेस सर्किल क्या होता है। तो मोड स्ट्रेस सर्किल देख लेते हैं क्या होता है। मोड स्ट्रेस, तो इसको जानने के पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई लोडेड सॉइल मास है, कोई सॉइल मास है जिसके ऊपर क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, तो किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं लोडेड सॉइल मास के अंदर, तो उस पॉइंट से क्या होता है, बहुत सारा प्लेन पास करता है, और उस वेरियस प्लेन पर अलग अलग तरह का स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस कंपोनेंट अलग अलग होगा। तो कौन सा प्लेन पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्लेन का डायरेक्शन कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, हम लोग कैसा प्लेन सेलेक्ट कर रहे हैं किसी सॉइल मास के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर कोई सॉइल मास लोडेड है तो सॉइल मास के अंदर बहुत सारा प्लेन कंसीडर हम कर सकते हैं, और उस पर जो स्ट्रेस कंपोनेंट होगा
उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि हमारा प्लेन का ओरिएंटेशन कैसा है, प्लेन का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है। तो फिर भी उसके अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन होता है, 3 प्लेन याद रखना है कि 3 प्लेन ऐसा होता है जो एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उस पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस ही एक्ट करता है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता है। ऐसे प्लेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। और इस प्लेन पर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, जिस प्लेन पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और जिस प्रिंसिपल प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा उसको क्या बोला जाता है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और जो जिस प्लेन पर बीच में रहेगा वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू रहेगा स्ट्रेस का, दैट प्लेन इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। उसी तरह से इस प्लेन पर जो भी 3 प्लेन हम लोग देखेंगे दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अगर फिगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसा फिगर बन सकता है पर इस तरह से। ये फर्स्ट प्लेन है मान लेते हैं, और ये क्या है, ये सेकंड प्लेन है, और यहाँ पर एक क्या है, थर्ड प्लेन। ये तो ये मान लेते हैं क्या है, हमारा थर्ड प्लेन है। और ये तीनों प्लेन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ये दोनों प्लेन भी क्या है, 90 डिग्री पर यहाँ पर है, और ये दोनों भी जो है वो 90 डिग्री पर है। तो 3 प्लेन यहाँ पर है, तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। अब ये प्लेन इस तरह से है कि तीनों पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा। इस पर भी नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस से। इस प्लेन पर भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस, और इस पर भी कैसा, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये सिग्मा हो गया, ये भी नॉर्मल है तो ये भी सिग्मा, और ये भी नॉर्मल है तो ये भी सिग्मा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तब जिस स्ट्रेस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जिससे सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जिस नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को सिग्मा 3 से डिनोट किया जाता है। और जिस नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू इस दोनों के बीच में मीडियम रहेगा, बीच वाला वैल्यू जो होता है, उसको हम लोग सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं, और बोला क्या जाता है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अभी हम लोग देख चुके थे कि हमारा 3 प्लेन है, और तीनों प्लेन का नाम क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। और उस सभी प्लेन पर जो जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है, उन सभी स्ट्रेस को मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 2, ठीक है, इसका सॉइल इंजीनियरिंग में, सॉइल मैकेनिक्स में, या बोल सकते हैं फेलियर ऑफ सॉइल पर इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है। तो हम लोग जितना भी अपना सॉइल मैकेनिक्स का स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें इस सिग्मा 2 को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कंसीडर करने और नहीं करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका रोल क्या होता है, फेलियर में बहुत ही कम होता है। तो हम लोग इसके आगे जब भी स्टडी करेंगे तो 2 ही स्ट्रेस कंसीडर करेंगे। अपना जो स्टडी होगा उसको सिर्फ 2 डायमेंशनल बना करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और कौन सा, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट मीन्स सिग्मा 1 को कंसीडर करेंगे, और दूसरा क्या, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 3। इस दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं, मान लेते हैं कोई सॉइल एलिमेंट है ऐसा, एक सॉइल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, 2 डायमेंशनल एलिमेंट। ये कोई सॉइल एलिमेंट है, और ये क्या है, 2 डायमेंशनल सॉइल एलिमेंट है। यहाँ पर क्या लग रहा है, लोड, नॉर्मल लोड अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ये, और यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, ये शियर स्ट्रेस है, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस, और यहाँ इधर शियर स्ट्रेस। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल है तो सिग्मा, और ये किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का आने का मतलब क्या, बाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा बाई से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है, सिग्मा बाई। उसी तरह से जब ये सिग्मा बाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई नॉर्मल स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करने का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग सिग्मा एक्स से डिनोट कर देते हैं, और जब ये सिग्मा एक्स है तो इधर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स। फिर ये जो शियर स्ट्रेस है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ बाई एक्स, और यहाँ पर
जो शियर स्ट्रेस है ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, किसी को टाउ वाई एक्स और कोई क्या है टाउ एक्स वाई। तो सबसे पहला जो है ये यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है ये प्लेन को शो करता है, किस प्लेन पर लग रहा है ये शियर स्ट्रेस वो, और बाद में जो लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो प्लेन क्या होता है, जिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो प्लेन होता है उस प्लेन का नाम वही होता है, ठीक है। तो ये प्लेन हम लोग देख रहे हैं कि ये बाई डायरेक्शन बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये प्लेन, दैट मीन्स इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, बाई प्लेन, ठीक है ना। यानी कि ये शियर स्ट्रेस कौन सा प्लेन पर एक्ट कर रहा है, बाई प्लेन पर एक्ट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, एक्स डायरेक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टाउ बाई एक्स, मतलब शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन बाई प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो शियर स्ट्रेस है इसको हम क्या डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, टाउ एक्स बाई का हमने का मतलब क्या हुआ, शियर स्ट्रेस ऑन एक्स प्लेन इन बाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन पर ही लग रहा है और कौन सा डायरेक्शन है ये, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब बाई डायरेक्शन। तो इसको टाउ एक्स बाई लिखेंगे। इसी तरह से जब ये टाउ बाई एक्स है ये भी कितना हो जाएगा, टाउ बाई एक्स ही होगा, और ये जब टाउ एक्स बाई है ये भी क्या हो जाएगा, टाउ एक्स बाई, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इस स्क्वायर एलिमेंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नहीं कोई मोशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, और नहीं क्या हो रहा है, कोई रोटेशन हो रहा है। तो जब वैसा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलता है, अगर कपल देखें, कपल हम लोग ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख चुके हैं, इस टाउ बाई एक्स और इस टाउ बाई एक्स के कारण क्या बनेगा, एक कपल बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर एलिमेंट को कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमाना चाहेगा, ठीक है। और ये दोनों जो है टाउ एक्स वाई इस प्लेन पर और इस प्लेन पर, इसका टेंडेंसी कैसा है, ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, मतलब ये स्क्वायर एलिमेंट को कैसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना इसका घुमाने का टेंडेंसी होगा उतना ही इस दोनों का घुमाने का टेंडेंसी होगा, यानी कि दोनों शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स टाउ एक्स वाई और इक्विलिब्रियम अगर हम बात करेंगे और इक्विलिब्रियम तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ बाई एक्स, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा होता है। अब इसके अंदर अगर कोई हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्लेन, ऐसा कोई प्लेन है, ठीक, एम एन, मान लेते हैं इस प्लेन का नाम क्या है, एम एन कोई प्लेन है, और ये प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, ऐसा ये मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है। एक चीज और कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं इस दोनों नॉर्मल स्ट्रेस में, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है और ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है, तो मान लेते हैं कि सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स, लेट सिग्मा वाई जो है वो क्या है, सिग्मा एक्स से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इस सिग्मा एक्स से क्या है, ज़्यादा, ऐसा हम क्या कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है ना। तब ये जो प्लेन हम लोग कंसिडर किए हैं एम एन प्लेन, इस प्लेन पर भी कुछ स्ट्रेस लगेगा, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शियर स्ट्रेस, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा है वो क्या है, सिग्मा एन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और यहाँ पर क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है। तो अगर इस दोनों का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, पहले कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉम में भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस चीज़ को देख चुके हैं। जब इस सॉइल एलिमेंट का इक्विलिब्रियम हम लोग कंसीडर करते हैं तब सिग्मा और टाउ का वैल्यू क्या आता है, देखते हैं थोड़ा। ये जो सिग्मा है हमारा, सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसका वैल्यू क्या आता है, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड ये नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता है, इतना आता है, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख चुके हैं, सॉम में भी ये देख चुके हैं। नेक्स्ट ये जो शियर स्ट्रेस है इस प्लेन पर, इसका वैल्यू कितना आता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है ये आता है सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 अल्फा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 अल्फा, ये ऐसा। अब अगर इस दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब सिग्मा एन का वैल्यू ये है और ये किसका वैल्यू है, टाउ का वैल्यू, शियर स्ट्रेस का वैल्यू। इसको थोड़ा सा आगे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है हमारा। ये तो हो चुका है,
यहाँ पर से इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड में आते हैं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इनको हम लोग सिंपली सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये मान लेते हैं सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, वो सिग्मा है, सिर्फ सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इधर क्या बच जाएगा, ये रह जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 12 ऐसा हो गया इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 अल्फा, ऐसा होगा। फिर बस अब क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर जब करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, दोनों टर्म सेम है, तो कॉमन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा क्या, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा टाउ स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और यहाँ पर क्या रहेगा टाउ स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर तो बचेगा क्या टाउ स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ से यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं टाउ स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद और जो आएगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से प्लस 2ab आएगा और सेम टर्म यहाँ से क्या आएगा माइनस 2ab आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस लिखा हुआ है। तो प्लस 2ab सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 अल्फा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 अल्फा, और यहाँ भी सेम वही रहेगा लेकिन ये माइनस में होगा, माइनस 2 इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 अल्फा इंटू टाउ एक्स वाई cos 2 अल्फा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या इतना ही बचेगा। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये किस चीज़ का इक्वेशन है, ये एक सर्किल का इक्वेशन की तरह लग रहा है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर ऑरिजिन है तो 0 0 है तो, लेकिन अगर सेंटर ऑरिजिन नहीं है सर्किल का, कहीं अल्फा बीटा है, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या होता है, सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, और ये ए क्या है सर्किल का रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो अगर इससे हम कंपेयर करवाते हैं इसका, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टाउ माइनस 0 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बीटा की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा की जगह पर लिखा हुआ है सिग्मा बाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2, ये अल्फा की जगह पर है, और यहाँ पर बीटा की जगह पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 0। ठीक है, तो इसका सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 0, ये सर्कोटेट हो जाएगा। और रेडियस इसका क्या है, जब स्क्वायर है तो ए है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ये टर्म है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट दिस टर्म। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा सेंटर वो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 और 0, क्यों क्योंकि यहाँ पर माइनस 0 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और रेडियस कितना है तो उसका स्क्वायर होगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस जो होगा इस सर्किल का वो हो जाएगा अंडर रूट ये टर्म सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ये क्या है इस सर्किल का रेडियस है। अब हम लोग क्या करते हैं सर्किल को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा होता है वो मोड सर्किल। तो आगे लिखते चलते हैं, देखते हैं। मोड सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऐसा। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेच जो हमारा था यहाँ पर अभी हम बनाए थे, ये ऐसा कुछ था, ये सिग्मा वाई था यहाँ पर, और ये क्या था सिग्मा एक्स
और ये हमारा क्या था प्लेन, और इस पर टाउ एक्स वाई शेयर स्ट्रेस लग रहा था, टाउ एक्स वाई, और ये क्या था टाउ वाई एक्स, ऐसा ये प्लेन क्या था एम था, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल था ये अल्फा एंगल था, यहाँ पर हम लोग ऐसा देख चुके थे। उसी तरह से इधर भी सिग्मा एक्स है और इधर भी क्या है सिग्मा वाई, ऐसा था, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है उसको एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस दोनों में सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स में हम लोग देख चुके थे, इसके पहले देखे थे कि सिग्मा वाई ये क्या है इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई का वैल्यू ज़्यादा है सिग्मा एक्स से। तो मान लेते हैं कि सिग्मा वाई का वैल्यू ये आप पूछा है, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है वाई एक्सिस, और ये नहीं है, ठीक। तो सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन सिग्मा एक्स का मतलब सिग्मा वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर है तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कहीं ना कहीं इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है छोटा है। तो मान लेते हैं कि ये है सिग्मा एक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये सिग्मा एक्स है ना, और ये क्या है सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, ये क्या है हमारा सिग्मा वाई है। उसके बाद क्या करेंगे फिर सिग्मा एक्स पर, ये जो सिग्मा एक्स है ये किस पर लग रहा है वर्टिकल प्लेन पे लग रहा है ना, वर्टिकल प्लेन पर, और इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस कितना है टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई हमारा किस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर शियर ये लग रहा है सिग्मा एक्स, उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस भी है टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई के इक्वल हम क्या कर देंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से इस प्लेन पर सिग्मा वाई लग रहा है, उस पर भी टाउ वाई एक्स लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। तो जहाँ पर ये सिग्मा वाई है उस प्लेन पर भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, और उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है सेम, यानी कि जितना ये होगा जितना क्या होगा ये भी होगा हमारा ऐसा होगा। अब क्या करते हैं कि इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये ऐसा, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं फिर इस पॉइंट को जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसको सेंटर मानते हुए और इस पॉइंट को रेडियस मानते हुए मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट क्या है ए है, और ये पॉइंट कैसा है बी, ऐसा, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या एम, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं एम, ठीक है, और ये क्या है सी। तो ये जो सी एम या एम सी है इस चीज़ को रेडियस माने या फिर इसको रेडियस माने, दोनों क्या है सेम ही है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। इसको सेंटर मान करके और ये एम सी को रेडियस मानते हुए हम लोग क्या कर देंगे एक सर्किल बनाएंगे। तो जब सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल कुछ कैसा होगा इस तरह से पास करेगा, ऐसा, ऐसा, ये कुछ सर्किल क्या होगा इस तरह का सर्किल बनेगा। और अच्छा से बनाते हैं इसको, सॉरी यहाँ से पास नहीं करेंगे, पहले सर्किल बना लेते हैं उसके बाद फिर सबको हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल बनेगा और वो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा इस तरह कुछ ऐसा सर्किल मान लेते हैं कि ये सर्किल है, और यहाँ ये हमारा क्या है सिग्मा एक्स है, और ये क्या है सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई है, ये क्या है टाउ एक्स वाई, और ये भी क्या है टाउ एक्स वाई। अब यहाँ पर लिख देते हैं एम, और ये क्या है एन, ऐसा। इसके बाद फिर क्या करते हैं ये जो हमारा प्लेन कंसिडर किए हैं प्लेन एम है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल का का मतलब क्या ये जिस प्लेन पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ये सिग्मा वाई क्या है ग्रेटर देन सिग्मा एक्स, इसका मतलब ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वाई को हम लोग सिग्मा 1 बोल सकते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये सिग्मा एक्स क्या है स्मॉलर है छोटा है, तो सिग्मा एक्स को हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा 3, दैट मीन्स माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ये। तो अब हम देख रहे हैं कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ कितना एंगल है अल्फा एंगल, तो जितना भी एंगल रहेगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ उस प्लेन का उसका डबल एंगल हम लोग यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ये डबल एंगल बनाते हुए ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये लाइन जहाँ पर मिला ऐसा, ये लाइन जहाँ पर मिला वहाँ से फिर हम क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसी लाइन, ठीक है। ये मान लेते हैं अगर ये कोई पॉइंट एफ है ऐसा एफ, अब क्या करेंगे इस पॉइंट को ऑरिजिन से हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं, डायरेक्ट मिलाते हैं,
तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक, मान लेते हैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं क्या, एस। तो O से S तक ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस किस प्लेन पर, ये प्लेन MN पर नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो वैल्यू है वर्टिकल वैल्यू जो है वो क्या बताएगा, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख चुके हैं, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 cos 2 अल्फा प्लस सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 cos sin 2 अल्फा, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। और टाउ y का भी वैल्यू देख चुके हैं। तो इसी सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्स सर्किल बोला जाता है। इस सर्किल इज नोन एज मोर्स सर्किल। इस सर्किल का वेरियस जो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग पॉइंट पर दो कोऑर्डिनेट होगा, एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो वेरियस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और y कोऑर्डिनेट जो है इसी पॉइंट का वो उस प्लेन पर क्या शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरियस पॉइंट्स है वो अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा होता है। तो ये हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसके बाद आप देखते हैं क्या, कूलम्ब इक्वेशन, कूलम्ब थ्योरम है क्या होता है कूलम्ब। तो ये हमारा था मोर्स सर्किल, मोर्स सर्किल हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप कूलम्ब थ्योरी। तो कूलम्ब थ्योरी क्या होता है, कूलम्ब थ्योरी कहता है ये कि सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इट इज फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन फेल्योर प्लेन। फेल्योर प्लेन पर जितना नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसका क्या होता है, फंक्शन होता है कौन, ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। दैट मीन्स शियर स्ट्रेंथ टाउ इज ए फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट जो होता है इसका मेन एक्सप्रेशन वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा n tan phi, C प्लस सिग्मा n क्या tan phi। यही क्या कहलाता है, कूलम्ब इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब इक्वेशन। ये टाउ क्या है, टाउ वेव भी लिख सकते हैं। टाउ वेव का मतलब क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस वो ले सकता है सॉइल, तो वो क्या है, टाउ वेव है। और यहाँ पर C क्या है, C कोहेशन है, वेयर लिख सकते हैं हम लोग, वेयर C इज कोहेशन, वेयर C इज कोहेशन, ये क्या है, कोहेशन है। और ये सिग्मा n क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा n जो है वो क्या है हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन फेल्योर प्लेन, ठीक है, एक्टिंग ऑन फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन ये है। और यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन, फाई नोन एज इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन। और इसका एक और भी नाम है फाई का, वो क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। या फिर इस फाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और उसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो कहीं कहीं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी हो सकता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो याद रखना है कि ये तीनों नाम इसका है, फाई का है, या तो इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन बोले, या फिर एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फाई। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, C आ रहा है और एक फाई आ रहा है, दो टर्म आ रहा है। तो वेरियस टाइप्स का सॉइल होता है, किसी सॉइल में कोहेशन नहीं है, यहाँ पे C कोहेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी सॉइल में हम देखते हैं कि कोहेशन नहीं होता है, और किसी सॉइल में ए फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई सॉइल क्या है, क्ले टाइप का सॉइल है, बहुत स्मूथ सॉइल है, तो वहाँ पर क्या होता है, फाई नहीं होता है, नहीं बराबर होता है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन C एंड फाई। ये C और फाई को क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं बोले यहाँ पर, तो ये लिख देते हैं C एंड फाई
स्ट्रेंथ पैरामीटर, मतलब सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो सॉइल के सी और फाई पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग सी और फाई को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हैं इस सॉइल को। अब हम लोग ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन सी एंड फाई टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितना टाइप का होता है सी और फाई के बेसिस पर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन सी एंड फाई, बेस्ड ऑन सी एंड फाई, सी और फाई के बेसिस पर सॉइल का कितना टाइप होता है ये देख लेते हैं। तो सी और फाई के बेसिस पर सॉइल का मेनली कितना टाइप होता है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट क्या होगा सी सॉइल, और सेकंड क्या फाई सॉइल, एंड थर्ड सी फाई सॉइल। तो फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, इसको हम लोग सी सॉइल बोलेंगे, सी सॉइल। सी कहने का मतलब क्या होता है, कोहेसिव, दैट मींस ये कैसा सॉइल हो गया, कोहेसिव सॉइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव सॉइल है ये क्या है, कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज क्ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जांपल से हम क्या ले सकते हैं, क्ले ले सकते हैं, है ना। क्ले में क्या होता है, कोहेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल कोहेसिव सॉइल है, प्योरली कोहेसिव इसको बोल सकते हैं हम लोग, कोहेसिव सॉइल। और जब ये कोहेसिव है तो इसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। सी सॉइल में यहाँ पर क्या होता है, फाई जो होता है वो 0 होता है। तो सी सॉइल के लिए फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा सॉइल है, कोहेसिव सॉइल। सेकेंड जो हमारा टाइप है वो क्या है, फाई सॉइल। फाई सॉइल का मतलब क्या है, वैसा सॉइल जिसमें इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और यहाँ पर कोहेशन नहीं के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वैसे सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई सॉइल। इसको हम लोग कोहेशन लेस सॉइल भी बोल सकते हैं, कोहेशन लेस सॉइल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सैंड, है। तो हम लोग सैंड में देखते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या रहता है, बिल्कुल सेपरेट होता है। हर एक पार्टिकल को हम लोग सैंड में अलग अलग कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहता है, वहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं रहता आपस में, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगता है, कोहेशन फोर्स वहाँ पे नहीं, दैट इज सैंड। इसको हम लोग कोहेशन लेस सॉइल बोलते हैं। वहाँ पर सी का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जो फाई सॉइल है उसमें सी 0 होगा, कोहेशन 0, और जो सी सॉइल है वहाँ पर क्या होगा, फाई 0 हो जाएगा। और थर्ड सॉइल हो सकता है कि कोई ऐसा सॉइल है जिसमें कुछ कोहेशन भी हो और कुछ क्या हो, फ्रिक्शन भी हो, इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन भी हो। तो यानी कि सी और फाई दोनों वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो थर्ड जो होता है सी फाई सॉइल। सी फाई सॉइल क्या होता है, वैसा सॉइल जिसमें दोनों का वैल्यू कुछ होता है, सी का वैल्यू कुछ होगा, सी भी 0 नहीं होगा, और कुछ फाई का वैल्यू भी होगा, दैट मीन्स फाई भी नॉन 0 नहीं होगा, है ना। तो सी फाई सॉइल, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं सिल्ट। सिल्ट में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, कुछ कोहेशन भी होता है और कुछ इंटरग्रैनुलर फ्रिक्शन भी होता है। तो दैट इज सिल्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं ये कूलम्ब्स थ्योरी का, तो देखते हैं आगे थोड़ा ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये टाउ वेव है हमारा, ऐसा कूलम्ब्स थ्योरी। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाई, ऐसा लिखा हुआ था, tan फाई। ये सेकेंड टाइप का सॉइल है, ठीक। तो ये हम लोग अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करवा रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप है m और ये क्या इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस तरह का कोई भी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें और इससे कंपेयर करवाएं, ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या कि y की जगह पर ये क्या है, टाउ एफ है, और c की जगह पर c बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैच नहीं करवाना है। c का मतलब यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, ये c क्या है, कोहेशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सिग्मा एन tan फाई, तो tan फाई का मतलब क्या है, n। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्लोप है, ठीक है ना, n क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी tan थीटा, यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका tan वैल्यू, ये स्लोप कहलाता है। तो इसको हम लोग tan थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, वही यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर जो x है, x की जगह पर यहाँ पर क्या है, सिग्मा n, नॉर्मल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग एक्सिस पर ड्रॉ करके देखेंगे, इस x एक्सिस पर अगर सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं,
वाई एक्सिस पर किसको शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। तब हमको देखना है क्या कि ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म का है। यहाँ पर c क्या है, इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है और ये क्या है, स्लोप है, और ये क्या है, x का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा इक्वेशन ऐसा। ठीक है, इधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये जो लाइन हम लोग ड्रा किए हैं यहाँ पर, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स थ्योरी है ना, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ग्राफिकल ये इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इस वीडियो में, फिर उसके बाद इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स इक्वेशन का, कूलम्ब्स जो थ्योरी है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फेल्योर इन वेलम, फेल्योर इन वेलम, है ना। तो कूलम्ब्स थ्योरी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज नोन एज फेल्योर इन वेलम, इसको हम लोग फेल्योर इन वेलम बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, ये जो होता है वो फाई के बराबर होता है। और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर मतलब टाउ एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट मिल रहा है ये क्या होगा, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स कोहेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।